कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को इतिहास का पाठ 8 कराने जाता हूँ। ये पाठ 8 है आपका। देखिए इसमें क्या है। ये है 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। तो जानते हैं पहले इसकी मेन हेडलाइंस क्या क्या है, इसके बाद हम प्रश्नोत्तरों पर चलेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला है नंबर, ये है प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। मतलब जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ वैसे इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन होना चालू हो गया। सबसे पहले क्या होगा, यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई। जो भी यूरोप की कंपनियां थी सब भारत में व्यापार करने के लिए आई। अब इसके बाद युद्ध में जो विजयी पक्ष थे वो हारे हुए सैनिकों को दास बनाकर रखते थे। क्या करते थे? दास बनाकर रखते थे। और ये नंबर है अगला, रूस की जो संसद है उसको हम डूमा कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, रूस की संसद को हम डूमा कहते हैं। कहीं पर भी डूमा शब्द आएगा तो समझ जाना रूस की संसद है। अगला है 2 मार्च सन 1917 को रूस के शासक जार ने गद्दी छोड़ी थी। यानी कि ये जो है सन आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। सन 1917 को रूस के शासक जार ने क्या करी थी? गद्दी छोड़ दी थी। चलिए अगले में देखिए, सन 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। इस लेनिन की मृत्यु भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए 1924 को भी याद रखना है कि लेनिन की मृत्यु हुई है इसमें। अगला है सन 1936 में रूस में कृषि का सामूहिकरण पूर्ण हुआ। यानी 1936 में जाकर के सबको, यानी जितने भी कृषि का कार्य होता था सबको एक जगह एकत्रित किया गया। अगला है सन 1929 की भीषण मंदी के बाद पूंजीवाद अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण लगा। मतलब जैसे ही मंदी शुरू हुई पूंजीवादियों ने क्या करा, अपने सभी चीजों को एकत्र करना चालू कर दिया। उस अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण लगाया गया था। अगला है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सन 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए ये नाम भी याद रखना है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसको भी ध्यान रखना है, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुदल प्रणाली लोकतंत्र के लिए घातक है। यानी बहुत सारे नेता अगर खड़े हो जाते हैं तो ये बहुत घातक हो जाता है। कुछ ही नेता होना चाहिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भावना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। यानी हर एक की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। आर्थिक मंदी के कारण वस्तुओं की कीमतें घटने लगी। यानी आर्थिक जब हुई मंदी, यानी कि पैसे कम हो गए, लोगों के पास पैसे नहीं रहे तो जो वस्तु थी वो कम कीमत में बेचनी पड़ी। मजदूरों के वेतन बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो गया। जैसे मजदूरों के वेतन बढ़ा दिए गए वैसे उनका जीवन स्तर भी थोड़ा और अच्छा हो गया। अमेरिका ने आर्थिक मंदी के चलते उधार देना बंद कर दिया। अमेरिका एक ऐसा था जो सभी को उधार देना चालू कर रखा था, यानी सभी को उधार दे देता था। चलिए ये है अगला प्रश्न है, अब युद्ध का पुराने साम्राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या उनमें लोकतांत्रिक क्रांतियां सफल हुई? तो ये उत्तर है बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही संपूर्ण यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। राजघरानों और तानाशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की शुरुआत हुई। इनमें लोकतांत्रिक क्रांतियों में से जो है रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि राज्यों को धराशायी कर दिया गया। यानी कि लोकतंत्र यहाँ पर आ गया। अगला है लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का क्या महत्व है? तो ये उत्तर है बच्चों, लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, निराश्रितों, बीमारों और वृद्धों की देखभाल आदि राज्य के कार्यों में समाहित हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राजा महाराजाओं का शासन कब और कैसे समाप्त हुआ? तो उत्तर है ये, भारत में यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने आई। यहाँ की राजनीति में उन्होंने भाग लेना शुरू किया। कमजोर शासकों की सहायता करके उनके राज्य को क्रमशः हस्तगत करते गए और धीरे धीरे राजा महाराजाओं का शासन समाप्त हो गया।
प्रश्न है, गुलामों और अर्धदासों की दशा में क्या समानता और अंतर थे? तो उत्तर है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध में विजयी पक्ष हारे हुए पक्ष से सैनिकों को गुलाम बनाकर रखते थे, यानी जहां जो भी सेना हार जाती थी उसके जो सैनिक होते थे उनको गुलाम बना करके रख लिया जाता था। अर्धदास प्रथा रूस में थी, यानी ये जो प्रथा जो थी अर्धदास वो रूस में थी, जिसमें किसानों को जमीन के मालिक अर्धदास बनाकर रखते थे, यानी जो जमीन के मालिक थे वो किसान को दास की तरह से रखते थे। दोनों में अंतर यह था कि गुलामों की बिक्री भी की जाती थी और अर्धदास भूस्वामी के साथ हस्तांतरित हो जाते थे, जहां जहां भूस्वामी जाते थे उनके साथ साथ वो अर्धदास भी चले जाते थे। अगला प्रश्न है, सन 1861 में अर्धदास समाप्त करने पर वास्तव में किसे लाभ पहुंचा? तो ये उत्तर है, सन 1861 में अर्धदासता समाप्त करने का लाभ भूस्वामी को ही हुआ, यानी जो भूस्वामी थे उनको ही लाभ हुआ। प्रश्न है, जर्मनी के औद्योगिकरण और रूस के औद्योगिकरण में क्या समानताएं व अंतर थे? तो उत्तर है, ये पहले समानताओं पे देख लेते हैं। नंबर 1, जर्मनी ने आर्थिक मंदी से उभरने के लिए उद्योगों की ओर ध्यान दिया। नंबर 2, रूस ने विदेशी निवेशकर्ता के माध्यम से उद्योगों को लगाने की ओर ध्यान दिया। अंतर क्या है? नंबर 1, जर्मनी में औद्योगिकरण के साथ ही मजदूर संकटों को समाप्त किया गया और नंबर 2, रूस में औद्योगिकरण के बाद ही मजदूर संगठन बने। यही अंतर है इसमें। प्रश्न है अगला, अगर किसी देश का मध्यम वर्ग कमजोर रहता है तो वहां की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा करें। तो उत्तर है ये, मध्य वर्ग की कमजोरी से तानाशाही बढ़ती है। मध्य वर्ग के शासन के कार्यों में भाग न ले सकने से शासन निरंकुश हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस तरह के कारखानों में मजदूर संगठित अधिक प्रभावशाली होंगे? छोटे कारखानों में या बड़े कारखानों में? कारण सहित चर्चा करें। तो उत्तर है ये, बड़े कारखानों में मजदूर संगठन अधिक प्रभावशाली होंगे। छोटे कारखानों में कम मजदूरों में संगठन का अभाव होगा। बड़े कारखानों में हजारों मजदूरों की संख्या, कार्यों की विविधता, समय का बंधन संगठनों की वो प्रभावशाली बनाता है। अगला प्रश्न है, गांव और किसानों से संबंध होने पर मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या आप इसके उदाहरण अपने आसपास देख सकते हैं? तो उत्तर है बच्चों, देखते हैं क्या है इसका उत्तर। गांव और किसानों से संबंध होने पर मजदूर गांव की समस्या से जुड़ने लगे और हमारे आसपास भी यही दृश्य रहता है कि मजदूर गांव के किसान परिवार से आते हैं तो अपने गांव के विकास के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। प्रश्न है, सन 1905 की डूमा, ये संसद है जो ध्यान रखना, को क्या आप वास्तविक लोकतांत्रिक संसद मानेंगे? कारण से चर्चा करें। तो उत्तर है, सन 1905 में डूमा को वास्तविक लोकतंत्र संसद नहीं कहा जा सकता। कारण है, नंबर 1, चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। नंबर 2, संपत्ति वाले ही सदस्य बने और नंबर 3, डूमा के प्रस्ताव को जार अमान्य कर सकता था। नंबर 4 है, डूमा का अधिवेशन जार की सुविधा से होता था। उपरोक्त कारणों से डूमा को लोकतांत्रिक का प्रतिनिधि नहीं मान सकते, फिर भी लोकतांत्रिक संसद कैसे मान सकते? अगला प्रश्न हमारा चित्र से है। चित्र को ध्यान से देखें और बताएं कि क्या इन बैठकों में मजदूर गंभीरता से भाग ले रहे हैं या उदासीन दिख रहे हैं? इसका वहां की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है, देख लीजिए क्या पहला चित्र दिया है। 1917 में एक कारखाने में सोवियत संघ की बैठक है और दूसरा चित्र दिया हुआ है मार्च 1917 में पेंटोग्राड सोवियत की बैठक। ये दोनों चीजें दिखा रखी है। चलो देखते हैं इसमें क्या कुछ हुआ है, प्रश्न क्या है और फिर क्या उत्तर देने हैं, तो सबको जानना जरूरी है। चलो देखते हैं थोड़ा सा। ये अब आ रहा है उत्तर है इसका। इन चित्रों के अनुसार मजदूर अपने संगठन से नाखुश हैं, उनकी उदासीनता बढ़ने लगी है, कारखानों का संचालन अपने हाथ में ले लिया। गांव और किसानों के संगठन से ने लूटपाट मचाकर जारशाही को समाप्त कर दिया। पुराने शासन का अंत हो गया।
प्रश्न है, क्या आप इन दो चित्रों में किसी महिला को पहचान पा रहे हैं? अगर इसमें अधिक महिलाएं होती तो घटनाक्रम में क्या अंतर आता? तो उत्तर है, चित्र से महिला को पहचान पाना संभव नहीं हो रहा है। अधिक महिलाएं होती तो घटनाक्रम को और सबल मिलता है। ज्यादा संख्या से बनने वाले मजबूत संगठनों से प्रशासन की नींव और अच्छी हिल जाती है। अगला प्रश्न है, सोवियत और संसद में आप क्या अंतर कर सकते हैं? तो उत्तर है, ये सोवियत पंचायतों का ही रूसी नाम है। संसद देश में शासन व्यवस्था बनाने वाली जन प्रतिनिधि सभा को कहा जाता है। प्रश्न है, रूसी क्रांति 3 प्रमुख मांगों को लेकर शुरू हुई थी। क्या आपको लगता है कि सन 1918 तक ये पूरी हो पाई? अगर हाँ तो किस हद तक? तो उत्तर है बच्चों, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। रूस क्रांति का उद्देश्य क्या था? नंबर 1, जाटशाही को समाप्त करना। नंबर 2, काला बाजारी को रोकना। नंबर 3, सोवियत यानी पंचायत का गठन करना था। किंतु सन 1918 तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, केवल जाटशाही का अंत हुआ। 1918 की युद्ध समाप्ति पर रूस का बहुत बड़ा हिस्सा जर्मनी को मिला। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के लिए धन कहां से मिला था? क्या औद्योगिकरण के लिए अन्य किसी स्रोत से पूंजी मिल सकती थी? तो ये उत्तर है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के लिए धन उपनिवेशों से मिला। उन्होंने अपने अधीन उपनिवेशों के शासन कार्यों में भाग लेकर छोटे छोटे राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। औद्योगिकरण के लिए उन्हें अन्य किसी स्रोत से पूंजी मिलना संभव नहीं था। प्रश्न है, कृषि के विकास के लिए क्या बड़े जोतों की आवश्यकता? अगर छोटे क्या सकता है, अगर छोटे जोत हो तो उनमें मशीनीकरण में क्या समस्याएं आती हैं? तो उत्तर है, कृषि के विकास के लिए बड़े जोतों की आवश्यकता है। इसमें मशीन व कृषि के अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। छोटे जोतों में मशीनीकरण संभव नहीं होता है, जिससे कृषि का विकास नहीं हो पाता, किसान संपन्न नहीं होता, उत्पाद भी बढ़ नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, रूस के बड़े किसानों ने सामूहिक फार्म का विरोध क्यों किया होगा? उत्तर है, रूस के बड़े किसानों ने सामूहिक फार्म का विरोध किया क्योंकि यह सरकारी घोषणा थी। इससे निजी खेत समाप्त होने का भय था और सन 1936 तक वही हुआ, कृषि भूमि सरकारी हो गई। प्रश्न है, क्या सामूहिकरण किसानों की सहमति से धीरे धीरे किया जा सकता था? उत्तर है, ये सामूहिकरण किसानों की सहमति से धीरे धीरे किया जा सकता था। इससे असंतोष और दबाव की नीति से राज्य बच जाता। बलपूर्वक सामूहिकरण ने किसानों को अपनी ही भूमि से अलग कर दिया। कुछ वर्षों तक कृषि संकटग्रस्त रही। अगला प्रश्न है, अगर आपको अपने गांव या शहर के गरीबों के हित में व्यवस्था करनी है तो क्या क्या करना होगा? उत्तर है, अपने गांव या शहर के गरीबों के हितों की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे। नंबर 1, उनकी मूल आवश्यकता को जानना होगा। नंबर 2, प्राथमिकता के आधार पर हित लाभ की सूची बनानी होगी। नंबर 3, जन प्रतिनिधियों का सहारा लेना पड़ेगा। नंबर 4, हित लाभ प्रत्येक को मिले, इसका ध्यान रखना होगा। प्रश्न है, अपने लोकतंत्र में दलों की भूमिका के बारे में पढ़ा है। क्या आपको लगता है कि बहुदल प्रणाली लोकतंत्र के लिए जरूरी है? कारण से चर्चा करें। तो उत्तर है, बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। बहुदलीय प्रणाली में निम्नलिखित कमियां हैं। नंबर 1, जनमत का सही आकलन नहीं हो पाता। नंबर 2, बहुमत प्राप्त दल की अपेक्षा विरोधियों की संख्या अधिक हो जाती है। नंबर 3, वोट करते हैं, जिम्मेदारी का सही वहन नहीं होता। नंबर 4, अनेक दल बनकर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और अपने विचार रखने का अधिकार न हो तो किसी भी लोकतंत्र पर उसका क्या असर होगा? ये उत्तर है बच्चों, स्वतंत्र अभिव्यक्ति या अपने विचार रखने का अधिकार न हो तो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। इसके स्थान पर तानाशाही का जन्म होगा। ऐसे लोकतंत्र में
जो प्रभाव होंगे वे इस प्रकार: नंबर 1, जनता प्रशासन से खुश नहीं होगी। नंबर 2, जनहित के कार्यों की कमी होगी। नंबर 3, अभिव्यक्ति के अभाव में जनता व शासन के बीच दूरी स्थापित हो जाएगी। नंबर 4 है, समाचार पत्र भी प्रतिबंधित हो जाएंगे। नंबर 5 है, लोकतंत्र की सफलता खतरे में पड़ जाएगी। प्रश्न है, क्या शासन की नीतियों की आलोचना करने वालों को गिरफ्तार करना या मार डालना जरूरी या उचित हो सकता है? उत्तर है, शासन की नीतियों की आलोचना करने वालों को गिरफ्तार करना या मार डालना उचित नहीं है। उनकी आलोचना को सुनकर शासन अपने कार्यों या नीतियों में परिवर्तन, सुधार या जनमत ग्रहण कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी देश में आम जनता का माल खरीदने की क्षमता किस बात से निर्धारित होती है? उत्तर है, आम जनता का माल खरीदने की क्षमता उनके जीवन स्तर से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, मजदूरों के वेतन बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा? फिर भी कारखानों के मालिक उन्हें कम वेतन देना क्यों चाहते होंगे? उत्तर है, मजदूरों के वेतन बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठता है, क्रय विक्रय यानी क्रय शक्ति बढ़ती है, राज्य में महंगाई भी बढ़ती है। स्वयं लाभ का अधिकांश भाग प्राप्त करने की लालसा में मालिक मजदूरों को कम वेतन देना चाहते हैं। प्रश्न है, मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है, किसान अपनी जमीन बेचकर शहरों में रोजगार पाने के लिए चले गए। नंबर 2 है, ये अमेरिका में आए संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया? उत्तर है, अमेरिका में आए संकट ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। नंबर 1, अमेरिका ने दूसरे देशों को उधार देना बंद कर दिया क्योंकि अधिकतर उधार यहीं से मिलता था। नंबर 2 है, अपने उद्योगों को बचाने के लिए बाहर से आयात कम कर दिया, यानी कि चीजें भी खरीदनी कम कर दी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम हो गया, अमेरिका का सामान विश्व बाजार में ऊंचे दामों पर बिकने लगा। इंग्लैंड और जर्मनी में बेरोजगारी बढ़ गई। अगला प्रश्न है, इस भीषण मंदी का प्रभाव जर्मनी पर इतना अधिक क्यों पड़ा? क्या आप कोई कारण सोच सकते हैं? तो उत्तर है, वर्साय की संधि में जर्मनी पर आर्थिक बोझ बढ़ गया, अमेरिका से सहायता बंद हो गई। आर्थिक मंदी के कारण निर्यात व्यापार भी घट गया, इसलिए जर्मनी अधिक प्रभावित हुआ। प्रश्न है, आर्थिक विकास और लाभ कमाने के लिए विश्व बाजार में जुड़कर अन्य देशों से व्यापार करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा करने पर वह देश दूसरे देश के बाजारों के उतार चढ़ाव से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। क्या विकास का कोई और रास्ता हो सकता है? ये उत्तर है, आर्थिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, समाजवादी योजनाओं के अनुरूप आर्थिक विकास हो जिससे उतार चढ़ाव का प्रभाव कम हो। अगला प्रश्न है, सरकारी खर्च से बाजारों में सामानों के लिए मांग किस तरह बढ़ सकती है? उत्तर है, सरकारी खर्च से बाजार में मांग बढ़ने के कारण नंबर 1, उचित मूल्य पर सामान की बिक्री। नंबर 2, मजदूरों को उचित व समय पर मजदूरी। नंबर 3, सरकारी खर्च के कारण उद्योगपतियों के चंगुल से मुक्ति। नंबर 4, लाभ प्राप्ति की सरकारी नीति। नंबर 5, शोषण एवं मूल्य वृद्धि से बचाव। प्रश्न अगला, अपने आसपास क्या आपने इस तरह की कोई लोक कल्याणकारी योजना देखी है? अगर हाँ तो उसके बारे में बताइए। उत्तर है, लोक कल्याणकारी योजना। नंबर 1, उचित मूल्यों की दुकानों से खाद्यान्न बिक्री। नंबर 2, निर्धन बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरण। नंबर 3, गरीब परिवार में कन्या विवाह के लिए सरकारी सहायता। और नंबर 4 है मनरेगा में काम प्राप्ति। प्रश्न अगला है, कई अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि सरकारी मदद के कारण लोग सरकार पर निर्भर हो जाएंगे और स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, अतः सरकार को लोक कल्याण के कामों में नहीं पड़ना चाहिए। क्या आपको यह ठीक लगता है? उत्तर है, सरकार को लोक कल्याणकारी कार्यों में पड़ना चाहिए क्योंकि नंबर 1, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनहित सरकार का ध्येय है। नंबर 2, इससे कालाबाजारी और भ्रष्टाचार पर अंकुश संभव है। नंबर 3, लोक कल्याणकारी कार्यों से सरकार की छवि में सुधार। और नंबर 4 है, जनता की शासन के प्रति आस्था में बढ़ोतरी होगी, अर्थात वो लोग ज्यादा जीतेंगे। प्रश्न है 32, क्या आपको लगता है युद्ध करना एक आर्थिक जरूरत थी?
तो उत्तर है विभिन्न देशों की गतिविधियों के अनुसार किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के हित में युद्ध करना आवश्यक था, जिससे होने वाले परिवर्तन का लाभ सबको मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखने हैं। नंबर 1 है, तुर्की में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष शासन किसने स्थापित किया था? ये भी याद रखना है। उत्तर है ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की में लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित किया। अगला प्रश्न है, रूस में किसानों की दासता को कब और किसने समाप्त किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सन 1861 में रूस के शासक जार की एक घोषणा के बाद किसानों की दासता समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, रूस में औद्योगिकरण की पहल किसने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर है रूस के शासक ने सन 1880 के बाद रूस में औद्योगिकरण की पहल की। अगला प्रश्न है, 1905 में स्थापित डूमा में किन लोगों का बोलबाला था? तो उत्तर है जार की चुनी हुई संसद डूमा में संपत्ति वालों और अभिजात्य वर्ग का बोलबाला था। प्रश्न है, सन 1917 में रूस के किसानों, मजदूरों व सैनिकों की क्या प्रमुख मांगे थी? तो उत्तर है ये सन 1917 में रूस के किसानों, मजदूरों और सैनिकों की प्रमुख मांगे जमीन, रोटी और शांति थी। अगला प्रश्न है, लेनिन की जमीन संबंधी ऐलान में क्या कहा गया है? तो उत्तर है ये लेनिन ने जमीन संबंधी ऐलान में भूस्वामियों की जमीन का राष्ट्रीयकरण और किसानों को जमीन का वितरण करने का निर्णय था। प्रश्न है, रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या परिवर्तन आए? लिखिए इसको। तो ये उत्तर है सन 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में इस प्रकार परिवर्तन हुए। नंबर 1 है, सन 1861 में किसान अर्धदास के रूप में थे। नंबर 2, सन 1861 में जार की घोषणा से किसानों की दशा सुधरी यानी कि दशा सुधर गई। अगला है नंबर, सन 1905 में किसानों की क्रांतिकारी पार्टी बनी। नंबर 4 है, सन 1912 में जमीन, रोटी और शांति के लिए किसानों के विद्रोह हुए। नंबर 5, किसानों की पंचायतें बनने लगी। नंबर 6, सन 1917 की वाल्सविक क्रांति से किसानों को जमीन का वितरण हुआ। 7वां नंबर है, सन 1936 से कृषि का सामूहिकरण प्रारंभ हुआ। 8वां है, सन 1940 तक निजी खेती समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, डूमा एक सफल लोकतांत्रिक संसद क्यों नहीं बन पाई? इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है ये डूमा एक सफल लोकतांत्रिक संसद नहीं बनने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, डूमा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। नंबर 2, डूमा के सदस्य संपत्ति वाले ही थे। नंबर 3 है, जार डूमा के प्रस्ताव को ठुकरा सकता था। और नंबर 4 है, डूमा का अधिवेशन जार अपनी सुविधानुसार बुलाता था। प्रश्न है, रूस की क्रांति सरकार के प्रमुख कदम क्या क्या थे? उत्तर है ये रूस की क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सोवियतों यानी पंचायतों का गठन। नंबर 2, आधुनिक उद्योगों की स्थापना। नंबर 3, कृषि का सामूहिकरण। नंबर 4, निजी खेती की समाप्ति। नंबर 5, महिलाओं को समाज में समान अधिकार। नंबर 6, समान शिक्षा व्यवस्था। नंबर 7, एक साम्यवादी दल को मान्यता। अगला प्रश्न है, रूस में औद्योगिकरण के लिए किस प्रकार धन जुटाया गया? तो ये उत्तर है रूस में औद्योगिकरण के लिए धन जुटाने का प्रयास। नंबर 1, विदेशी आयात को नियंत्रित किया गया। नंबर 2, किसानों द्वारा कर भुगतान से प्राप्त राशि। नंबर 3, मजदूरों के लिए रोजगार व वेतन के नियम। नंबर 4, बैंक, कारखानों और खदानों का शासकीकरण। और नंबर 5, विदेशी विशेषज्ञों की सहायता। और नंबर 6 है, स्वयं के स्रोतों से पूंजी को बढ़ावा। अगला प्रश्न है, रूस में सन 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। उत्तर है ये रूस में सन 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास के लिए अनेक कार्य किए गए, जैसे नंबर 1, राजनीतिक सुधार। नंबर 2, संसद डूमा का अधिवेशन। नंबर 3, मजदूर संगठन का निर्माण। नंबर 4, 1917 में वेस्टफैलिक पार्टी की सरकार गठित। नंबर 5, 1918 में जर्मनी से समझौता करके विश्व युद्ध की समाप्ति। और नंबर 6, कृषि का सामूहिकरण।
और नंबर 7 है रूस का आर्थिक शक्ति के रूप में विकास, और नंबर 8 है अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन का जन्म। प्रश्न है आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमतें घटी क्यों, यानी क्यों घटी, इसका औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमत घटने के दो कारण लिखिए, एक ही है इसका। चलो देखते हैं ये। तो आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमतें घटने का कारण नंबर 1 कच्चे माल की कमी हो गई, नंबर 2 उत्पादन कम हो गया, नंबर 3 मजदूरों की वेतन वृद्धि रुकी, नंबर 4 है शेयर बाजार में गिरावट आई, नंबर 5 है बैंकों का दिवाला निकल गया। इनका उद्योगों पर प्रभाव क्या हुआ, नंबर 1 है वस्तुओं की बिक्री कम हो गई, नंबर 2 है उद्योगपति उत्पादन कम करने लगे, नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम हो गया, नंबर 4 मजदूरों की छटनी होने लगी, नंबर 5 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मोह भंग हो गया। प्रश्न है क्या मंदी का किसानों एवं मजदूरों पर एक जैसा प्रभाव पड़ा, तो उत्तर है नहीं, मंदी का असर मजदूरों पर अधिक पड़ा, किसानों पर कम पड़ा है। उद्योग कमजोर हो गए किंतु कृषि कार्य चलते रहे, मजदूरों का वेतन कम हो गया, मिल मालिकों ने उत्पादन को नियंत्रित करके मजदूरों की छटनी भी प्रारंभ कर दी, कृषक अपने कार्य में लगे रहे, कृषि उत्पादन बढ़ने पर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई। प्रश्न है अमेरिकी आर्थिक मंदी का पूरे विश्व पर क्यों प्रभाव पड़ा, यानी प्रभाव जो पड़ा वो क्यों पड़ा, इसका उत्तर देना है आपको। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक और निर्यातक देश था। अमेरिका ने आर्थिक मंदी के चलते उधार देना बंद कर दिया, अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात बंद कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 60% घट गया, व्यापारिक फसल को खरीदार नहीं मिल रहे थे, किसानों ने खेती छोड़ शहर की ओर जाने का विचार किया। अगला प्रश्न है ब्रिटेन और अमेरिका में कल्याणकारी राज्य की क्या भूमिका बनी, तो ये उत्तर है ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, नागरिकों ने अच्छे जीवन के लिए मौलिक आवश्यकताओं पर बल दिया, ऊंचे करों से कल्याणकारी राज्य के लिए धन जुटाया गया। अमेरिका में न्यू डील घोषणा के द्वारा राहत कार्य प्रारंभ किए गए, कारखानों व कृषि में उत्पादन बढ़ाया गया, सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया। अब आगे आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है नंबर 1 विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष कब था बच्चों, ये ध्यान रखना है, तो ये सन 1929 में था। नंबर 2 किसानों की दास्तान समाप्त हुई कौन से सन में समाप्त हुई है, तो ये है 1861 में, सन 1861 में। नंबर 3 है रूस की क्रांति का वर्ष था, रूस की क्रांति का वर्ष कौन सा था, तो सन 1917 था। नंबर 4 है रूस की संसद का नाम क्या था, तो रूस की संसद का नाम था डूमा। नंबर 5 है रूसी क्रांति का नेता था, कौन था भाई नेता, ये बताना है आपको। रूसी क्रांति का तो लेनिन था। चलिए ये तो इसका समाप्त हुआ। चलो खालिस्तान देखते हैं। तो खालिस्तान में सबसे पहले आ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर 1 है रूस के शासक ने समाप्त की किसानों की दास्तान, तो कौन था बच्चा, ये तो बच्चा जार ने समाप्त किया था ऐसा। अगला नंबर है रूस की क्रांति का उद्देश्य को समाप्त करना था, किसको समाप्त करना था, जारशाही। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, जारशाही। अगला है रूस की संसद में का बोलबाला था, किसका था, अभिजात के वर्ग का, किसका था बच्चों, यहाँ अभिजात्य का बोलबाला था, यानी ये वर्ग बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। चलिए नंबर 4 है भीषण मंदी का प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा है, ये जर्मनी पर प्रभाव पड़ा था, इसका जर्मनी पे पड़ा है। नंबर 5 है रूस और जापान का युद्ध सन में हुआ, कौन से सन में हुआ था, ये 1905 में हुआ था, सन भी याद रखने हैं बच्चों। नंबर 1 है रूस तक का एक विशाल साम्राज्य बन चुका था, तो ये 1914 तक, कब तक, ये 1914 तक एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। चलिए अगला देखिए उचित संबंध जोड़िए। तो आ है और ये खंड ब है। तो सबसे पहले आता है नंबर 1
जर्मनी का औद्योगिकरण कब हुआ था, ये बताना है आपको। तो ये था मजदूर संगठन समाप्त हुआ, ये पहले नंबर को जाता है बच्चों। ऐसे ही डूमा जो है ये किसी की संसद थी, यानी रूस की संसद थी, तो ये नंबर 2 को जाता है। ऐसे ही नंबर 3 है जार की घोषणा, कब हुई थी जार की घोषणा और कहाँ हुई थी, ये बताना है आपको। तो ये है किसानों की दास्तां समाप्त की थी इसने, तो ये नंबर 3 को जाता है। ऐसे ही नंबर 4 है न्यू डेला घोषणा, न्यू डील घोषणा कब हुई थी, ये बताना है आपको। ये अमेरिका द्वारा हुई थी, ये नंबर 4 को जाता है। और नंबर 5 बचा रूस में औद्योगिकरण, सन 1880 में हुआ था, ये 5वां आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं जरा कुछ और प्रश्न उत्तर है। ये आर्थिक मंदी कब प्रारंभ हुई, तो उत्तर है ये सन 1929 में विश्व में आर्थिक मंदी प्रारंभ हुई। इससे विश्व के अधिकांश देशों में अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, बेरोजगारी बढ़ने लगी। प्रश्न है सोवियत और संसद में क्या अंतर है, तो उत्तर है सोवियत पंचायतों का रूसी नाम है और संसद देश में शासन व्यवस्था बनाने वाली जन प्रतिनिधि सभा है। प्रश्न 3 है ब्रिटेन को औद्योगिकरण के लिए धन कहां से मिलता है, तो उत्तर है ब्रिटेन को उपनिवेशों से औद्योगिकरण के लिए धन मिलता था। नंबर 4 है ये किसान की दास्तां को किसने समाप्त किया, तो उत्तर है ये सन 1861 में रूस के शासक जार ने एक घोषणा के बाद किसानों की दास्तां को समाप्त कर दिया। अमेरिकी आर्थिक मंदी का पूरे विश्व पर प्रभाव क्यों पड़ा, तो उत्तर है ये अमेरिकी आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात बंद कर दिया, इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार 60% घट गया। न्यू डील की घोषणा क्या थी, तो उत्तर है न्यू डील की घोषणा के कारण आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य की क्या भूमिका बनी, उत्तर है ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, नागरिकों को मौलिक आवश्यकताओं पर बल दिया गया, कर बढ़ाकर कल्याणकारी राज्य के लिए धन जुटाया गया। प्रश्न है भारत में राजा महाराजाओं का शासन कैसे समाप्त हुआ, तो उत्तर है यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई, यहाँ की राजनीति में उन्होंने भाग लिया और कमजोर शासकों की सहायता करते हुए उनके राज्य को क्रमशः हस्तगत करते गए। इस प्रकार शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर यूरोपीय कंपनियां भारतीय राज्यों पर हावी हो गई और राजा महाराजाओं का शासन समाप्त हो गया, जैसे बंगाल, इलाहाबाद आदि स्थानों पर अंग्रेज का शासन हो गया। गुलामों और अर्धदासों की स्थिति का वर्णन कीजिए, तो उत्तर है ये 19वीं शताब्दी में युद्ध में विजयी पक्ष हारे हुए पक्ष के सैनिकों को अपने साथ गुलाम बनाकर ले जाते थे। इन गुलामों को खरीद बिक्री की जाती थी। इसी समय रूस में अर्धदास प्रथा थी, जिसमें किसानों को जमीन के मालिक अर्धदास बनाकर रखते थे। ये अर्धदास भूस्वामी के साथ खरीदे बेचे जाते थे, हस्तांतरित हो जाते थे। इस एक सैनिक पक्ष और दूसरे भू किसान से संबंधित है। अगला प्रश्न है जर्मनी के औद्योगिकरण और रूस के औद्योगिकरण में क्या समानताएं व भिन्नताएं थी, उत्तर है ये जर्मनी और रूस दोनों यूरोपीय देश 19वीं शताब्दी के उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। इनमें समानताएं व विभिन्नताएं इस प्रकार थी। नंबर 1 समानताएं, नंबर 1 जर्मनी ने आर्थिक मंदी से उबरने के लिए उद्योगों की ओर ध्यान दिया। नंबर 2 रूस ने विदेशी निवेशकर्ता के माध्यम से उद्योग को लगाने की ओर ध्यान दिया। भिन्नताएं क्या थी, नंबर 1 जर्मनी में औद्योगिकरण के साथ ही मजदूर संगठन को समाप्त कर दिया गया। नंबर 2 है रूस में औद्योगिकरण के बाद ही मजदूर संगठनों का जन्म हुआ। प्रश्न है 1905 की डूमा को लोकतांत्रिक संसद नहीं माना जा सकता, क्यों, उत्तर है ये डूमा 1905 को लोकतांत्रिक संसद न मानने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 डूमा का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। नंबर 2 डूमा संसदों के सदस्य संपत्ति वाले ही थे। नंबर 3 जार का अधिकार था कि डूमा को प्रस्ताव को अमान्य करे। नंबर 4 ये डूमा के अधिवेशन का निश्चित नियम नहीं था, वह जाट की सुविधा से होता था। अगला है बहुदल प्रणाली लोकतंत्र के लिए क्यों घातक है, तो उत्तर है ये भारत लोकतंत्र जैसे लोकतंत्र में अनेक दलों का अस्तित्व है। यह बहुदल प्रणाली लोकतंत्र में इस प्रकार घातक है। नंबर 1 इससे सही जनमत का पता नहीं लगता। नंबर 2 अनेक दल होने के कारण जनता को लुभाते रहते हैं। नंबर 3 वोट काटने का कारण कोई भी दल जिम्मेदारी वहन नहीं करता। नंबर 4 इस व्यवस्था में
विरोधियों की संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या स्थान है? तो उत्तर है ये, लोकतंत्र में जनता को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का या अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। इनके अभाव में तानाशाही का जन्म होता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति न होने का इस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, जनता प्रशासन से कभी खुश नहीं रहेगी। नंबर 2, अभिव्यक्ति के अभाव में जनता व शासन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। नंबर 3, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लग जाएगा। नंबर 4, जनहित के कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे। नंबर 5, लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। प्रश्न है, किसी गांव या शहर के गरीबों के हित की व्यवस्था के लिए क्या क्या करना होगा? तो उत्तर है ये, अपने गांव या शहर के गरीब के हितों की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे। नंबर 1, जनता की मूल आवश्यकता को जानना होगा। नंबर 2, प्राथमिकता के आधार पर हित और लाभ की सूची बनानी होगी। नंबर 3, जन प्रतिनिधियों की सहायता से उनकी आवश्यकताओं को जानना होगा। नंबर 4, प्रत्येक व्यक्ति का हित और लाभ को इसका ध्यान रखना होगा। प्रश्न है, 19वीं सदी के अमेरिका में आए संकट का पूरे विश्व पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है ये, 19वीं सदी के अमेरिका संकट का विश्व पर प्रभाव इस प्रकार पड़ा। नंबर 1, अमेरिका ने दूसरे देशों को उधार देना बंद कर दिया। नंबर 2, अपने उद्योग को बचाने के लिए आयात पर नियंत्रण किया। नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम होने लगा। नंबर 4, अमेरिका का सामान विश्व बाजार में ऊंची कीमतों पर बिकने लगा। इससे इंग्लैंड व जर्मनी में बेरोजगारी बढ़ गई। प्रश्न है, रूस की क्रांतिकारी सरकार ने कौन कौन से कार्य रूस में किए? उत्तर है ये, रूस की क्रांति 1917 के बाद रूस में जारशाही समाप्त हो गया। इसके बाद रूस में विकास के लिए अनेक कार्य किए गए, जिसका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 है, सोवियतों यानी पंचायतों का गठन, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रूस में पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासन व्यवस्था का कार्य किया जाने लगा। जनहित के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए। नंबर 2, आधुनिक युगों की स्थापना, रूस ने विदेशी निवेशकर्ताओं के माध्यम से रूस में उद्योगों की स्थापना की। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने में सुविधा हुई। नंबर 3 है, कृषि का सामूहिकरण, सन 1917 के बाद भूस्वामी की भूमि किसानों के बीच वितरित हो जाने के कारण अधिकांश मध्यम वर्ग के किसान थे। ये पारंपरिक रूप से कृषि करते थे, इससे उत्पादन कम होता था। किसानों को विशाल सामूहिकरण कृषि फार्म बनाने के लिए प्रेरित कर मशीनीकरण और आधुनिकीकरण से कृषि का विकास किया गया। निजी कृषि व्यवस्था को समाप्त किया गया। नंबर 4, महिलाओं को समाज में समान अधिकार, रूस की सरकार ने एक कानून बनाकर प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार देने की घोषणा, उनके कार्य क्षेत्र, कार्य के घंटे, मजदूरी सभी निश्चित कर उनको विकास का अवसर दिया गया। नंबर 5 है, एक साम्यवादी दल की स्थापना, रूस में एक ही राजनीतिक दल को मान्यता दी गई, वह साम्यवादी दल था। इस दल की सरकार थी। अन्य दलों को राजनीतिक मान्यता न मिलने के कारण इसी समाजवादी दल में राज्य के विकास का कार्य किया। अनेक वर्षों तक रूसी साम्यवादी देश बना रहा। नंबर 6 है, समान शिक्षा व्यवस्था, सभी नागरिक शिक्षित होकर राज्य के कार्यों में भाग ले सकें, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया। सबको शिक्षा अवसर प्राप्त हो, इसकी भी व्यवस्था की गई। इन सभी कारणों से ये बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। ये बच्चों यहीं पे समाप्त हो रहा लेसन। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।